नमस्कार दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज 13वीं सीरीज लेकर के हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि पूर्व की सीरीजों से आपको सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने में सहायता मिली होगी। हमारी ये जो सीरीज है ये स्कूल व्याख्याता भूगोल जो आगामी कुछ ही समय में राजस्थान सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसकी संभावनाएं बनी हुई है। हालांकि अभी इसमें थोड़ा समय लग सकता है। विद्यार्थी बार बार इसके संदर्भ में पूछते हैं। मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा कि आप इस बात की उम्मीद ज़रूर रखें कि भर्ती में मेरा सिलेक्शन होगा। मुझे आज से ही इसके संदर्भ में प्रयास करना है। भर्ती आएगी, समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन पूर्व में की गई तैयारी है वो हमारे परिणाम को बेहतर बनाएगी। इस आशा के साथ प्रत्येक स्टूडेंट को लगा रहना चाहिए। आज भी मैंने ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो स्कूल व्याख्याता की दृष्टि से बहुत उपयोगी है उनको कलेक्ट किया है और उनको हम संपूर्ण 360 डिग्री एंगल पर विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी समय को जाया करते हुए हम सीधे प्रश्नों पे आ जाते हैं। और हमेशा की तरह जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, नोटबुक निकाल करके बैठिए और जो भी एक्स्ट्रा बातें मैं बताता हूँ या इसके संबंध में और कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको आप नोट कीजिए, ताकि आपको अपने भूगोल के ज्ञान में उन्नति करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिले। तो सीधे हम प्रश्नों पे आ जाएं। पहला प्रश्न, प्रश्न को अच्छी तरीके से नोट कर लें। भारत में राज्यों के किस समूह में 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का एक चौथाई से अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? यानी ऐसे कौन से स्टेट हैं जो, देखो, तीन ही स्टेट दिए हुए हैं और तीन स्टेट मिलकर के देश की एक चौथाई जनसंख्या अर्थात 25% जनसंख्या पूरी कर लेते हैं। यूपी, असम, पंजाब है, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है, या उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब है, या उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। इसमें ये तीनों स्टेट मिलकर के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये तीनों मिलकर के देश की आबादी का 25% हिस्सा है वो कवर कर सकते हैं। या मैं आपको दो बातें बताऊंगा या आपको कहूंगा कि आप ये प्रश्न तैयार कर ले। एक तो आप 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का क्रम 5 तक क्लियर कर ले। 1 2 3 4 5, 5 जो घटते क्रम के राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या, उसके बाद उससे कम वाली, उसके बाद उससे कम वाली। और एक आप याद कर लें क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये मैंने पिछले एक सेशन के अंदर आपको बताया था कि क्षेत्रफल के अंदर 1 से लेकर के 5 तक के जो स्टेट है उनको आप कवर कर लें। और दूसरा, दो प्रश्न और कवर करें। एक आपको राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है और भारत में परसेंटेज कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है और भारत के अंदर परसेंटेज कितना है, ये वैल्यूएबल प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पर चले। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अविस्तृत त्रिकोण, ये काफी गहरा इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से आया प्रश्न है, स्कूल व्याख्याता की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अविस्तृत त्रिकोण की संरचना का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अविस्तृति की अवधारणा प्रतिपादित की? विद्यार्थियों, आपने उद्योगों के लोकेशन थ्योरी को पढ़ा होगा कि कोई भी इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, ये आपके स्कूल व्याख्याता सिलेबस के अंदर है और स्नातकोत्तर स्तर के अंदर है। तो न्यूनतम परिवहन लागत अविस्तृति सिद्धांत है वो किसका है? और उसमें उन्होंने लोकेशन ट्रायंगल का इस्तेमाल किया, अर्थात अविस्तृति त्रिकोण का इस्तेमाल किया है। इजार्ड है, बैडमैन है, स्मिथ है, या वेबर है? और इस प्रश्न का आपका आंसर होगा अल्फ्रेड वेबर। वेबर जो न्यूनतम परिवहन लागत की बात करता है, हालांकि ये कुल न्यूनतम लागत की बात करता है, न्यूनतम लागत के अंदर परिवहन लागत को ज्यादा महत्व देता है, बाकी इसकी थ्योरी न्यूनतम लागत का सिद्धांत है। और इस न्यूनतम लागत के लिए उन्होंने एक लोकेशन ट्राइंगल शब्द यूज किया था, लोकेशन ट्राइंगल थ्योरी यूज की थी, त्रिकोण, कि भाई किसी भी उद्योग की स्थिति है उसमें जब पदार्थ कच्चा माल होता है वो एक से अधिक हो जाता है, ऐसी कंडीशंस के अंदर उद्योग कहाँ स्थापित होंगे,
उसको लेकर के उन्होंने अविस्तृत त्रिकोण का कंसेप्ट दिया था। विद्यार्थियों, एक बात मैं बीच में आपको और बता देना चाहता हूँ कि अपनी यूट्यूब पे ही एक और सीरीज चल रही है, मेगा ज्योग्राफी सीरीज। उसमें मैं समय समय पर ज्योग्राफी के किसी महत्वपूर्ण चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ 5 से 10 मिनट में। तो आप हमारे यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब पे जाकर के मेगा ज्योग्राफी की कुछ सीरीजें आई है उसको भी देख लें, वहां मैंने वेबर का कुछ चीज समझाई हुई है। और जल्दी ही मैं वेबर के अविस्तृत त्रिकोण पर भी वहां सीरीज लेकर के आऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ अर्थव्यवस्था है और नीचे उसकी विशेषता दी हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। अर्थव्यवस्था और उसकी विशेषता देखो, 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं: निर्वाह अर्थव्यवस्था, वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, सघन निर्वाह अर्थव्यवस्था, विस्तृत निर्वाह अर्थव्यवस्था। और इनकी आगे डेफिनेशन दी हुई है कि कौन किससे कनेक्ट है। तो इस प्रश्न को आप बड़ी गहराई से देखिए। देखो, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार प्रतिस्पर्धा उत्पादन पद्धतियों के निर्माण में प्राथमिक बल के रूप में कार्य करती है। जब भी बाजार प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो आपका सीधा सीधा जाना चाहिए वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था। तो जैसे ही बी बी का संबंध एक से, सॉरी, हाँ सही है। अब जब मार्केट की बात आएगी तो वाणिज्य का अर्थव्यवस्था का कनेक्शन आएगा। तो जैसे ही यहाँ बाजार अर्थव्यवस्था शब्द आता है तो आपको वाणिज्यिक इस पे जाना चाहिए। उसके बाद में आत्मनिर्भरता, कम उत्पादन और कम जनसंख्या घनत्व है। देखो, कम उत्पादन और कम जनसंख्या घनत्व, इसका मतलब ये बात किसी न किसी निर्वाह अर्थव्यवस्था की कर रहा है। लेकिन निर्वाह अर्थव्यवस्था में भी पॉपुलेशन कम है, प्रोडक्शन कम है, तो ये होता है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज जो कृषि होती है ना, वहां होता है। आत्मनिर्भर होंगे, प्रोडक्शन भी कम होगा और जनसंख्या भी कम होगी। तो इसका जो तुम्हारा कनेक्शन रहेगा वो विस्तृत निर्वाह अर्थव्यवस्था से रहेगा। ओके, ये अर्थव्यवस्था का टाइप है। हालांकि इसको आप कृषि से जोड़ करके देखोगे तो भी आपका कनेक्शन वहां बैठेगा। उसके बाद में आत्मनिर्भर, उच्च उत्पादन, अधिक जनसंख्या, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, आत्मनिर्भर होता है, तो इसको हम कहते हैं सघन निर्वाह। ये सघन निर्वाह अर्थव्यवस्था है। और सामानों का अत्यल्प आदान प्रदान और बाजार की केवल सीमित आवश्यकता, ये निर्वाह अर्थव्यवस्था है। ये हो गया। तो आपका 4 1 3 2, 4 1 3 2, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। अच्छा प्रश्न है। बड़े कंपटीशन एग्जामों में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। स्कूल लेक्चरर, नेट सेट, जेआरएफ के लिए ये यूजेबल। नेक्स्ट प्रश्न पे चले। हाँ, अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विटलसी के कृषि प्रदेश और देशों के नाम। विटलसी दुनिया का एक बहुत ही अच्छा विद्वान हुआ जिन्होंने विश्व को कुछ कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। तो नॉर्मली मैं आपको यहाँ ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप एक बार विटलसी के सारे कृषि प्रदेश पढ़ लें किताब से, कि विटलसी ने कौन कौन से कृषि प्रदेश बताए हैं। जिसमें से 4 कृषि प्रदेश यहाँ है और उनके आगे देश दिए हुए हैं। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन कहाँ होता है, नोमैडिक हार्डिंग कहाँ होता है और वाणिज्यिक पौधारोपण कहाँ होता है। नोमैडिक हार्डिंग का मतलब होता है पशुचारण। कभी कभार बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी तो कहता हूँ ये ऐसे शब्द आते हैं यहाँ हमें जितने ज्यादा प्रश्न मिलाए जाते हैं उतने ही बेनिफिट मिलता है। तो वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, आगे देखो, अर्जेंटीना, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, मंगोलिया। जब भी न्यूजीलैंड का संबंध आता है तो वाणिज्यिक पशुपालन, वाणिज्यिक दूध उत्पादन से आएगा। और वाणिज्यिक अनाज उत्पादन है तो इनमें से देखें तो अर्जेंटीना है। देखो, अर्जेंटीना को जो पंपाज क्षेत्र है, पंपाज जो शीतोष्ण घास के मैदान है, वहां पर वाणिज्यिक अनाज उत्पादन किया जाता है। तो वाणिज्यिक अनाज उत्पादन अर्जेंटीना के साथ बैठ जाएगा। पशुचारण होता है मंगोलिया में, नोमैडिक हार्डिंग इसका बैठ जाएगा। और वाणिज्यिक पौधारोपण पीछे बचा श्रीलंका, जैसे चाय वगैरह इसके संदर्भ में। इसके अलावा एक चीज मैं आपको ये बताऊं, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, थोड़ा अलग से मैं बता देता हूँ। ये जो दुनिया के अंदर घास के मैदान है, ये विद्यार्थियों 2 तरह के हैं। एक है तुम्हारा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान,
और एक है आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, देश और नाम आपको याद रखने, जैसे यूरेशिया के अंदर जो घास के मैदान है उनको बोलते हैं स्टेपीज। उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका में यूएसए और कनाडा में है, उसको बोलते हैं प्रेरीज। प्रेरीज। इसके अलावा साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका शब्द हटा ही दें, सीधा अर्जेंटाइना ले लेता हूं। अर्जेंटाइना, अर्जेंटाइना में उसको कहते हैं पंपाज। और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसे घास के मैदान मिलते हैं जिसको बोलते हैं वेल्ड। और ऑस्ट्रेलिया में भी है ऐसे घास के मैदान जिनको बोलते हैं डाउन्स। और न्यूजीलैंड में भी ऐसे घास के मैदान हैं, उसको बोलते हैं कैंटरबरी। ये नाम जरूर याद रखना। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये, जैसे आपको ब्राजील में मिलेंगे जिसको कहते हैं कंपास, और सूडान में मिलेंगे जिसको कहते हैं सवाना, और वेनेजुएला में मिलेंगे जिसको कहते हैं लानोज, और दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी ये मिलते हैं जिसको कहते हैं पार्कलैंड। पार्कलैंड। कंपास, कंपास कह दें या कंपोज भी कह सकते हैं। सवाना, लानोज और पार्कलैंड ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और ये शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो इनका कनेक्शन आप बिठा देना। 4 का संबंध 3 से, ए का संबंध 3 से है, और वाणिज्यिक अनुपात 2 का 1 से है, नॉर्मडिक हार्डिंग 4 से, ये ए सही बैठेगा आपका। कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली की उच्च तकनीक यानी हाईटेक फर्मों की अवस्थिति निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखो ये प्रश्न बहुत गहरा है। जब आप उद्योगों की अवस्थिति यानी कोई उद्योग कहाँ स्थापित होगा उसको प्रभावित करने वाले कारण पढ़ोगे तो उनमें से कुछ कारण है जो किसी उद्योग विशेष को प्रभावित करते हैं। ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो सिलिकॉन वैली के अंदर हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री लगी है उसके पीछे कारण क्या है? सस्ता श्रमिक है, बाजार तक पहुंच है, तीव्र गति का परिवहन है, समूह अर्थव्यवस्था है। ये 4 चीजें आपके सामने आई है। तो इनमें जो सिलिकॉन वैली के अंदर जो हाई टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री लगी है इसके पीछे कारण है समूहन अर्थव्यवस्था, एग्लोमेरिएशन जिसको कहते हैं। जहां एक इंडस्ट्री लग जाती है तो उस इंडस्ट्री के प्रभाव के कारण दूसरी इंडस्ट्री वहां आती है। इस तरीके से वहां बहुत सारी इंडस्ट्रियों का हब बन जाता है, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन, मजदूर की, मार्केट की, उन सब की सुविधा वहां उपलब्ध हो जाती है। तो किसी इंडस्ट्री की वजह से कोई इंडस्ट्री वहां आ रही है तो ये समूह अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो सिलिकॉन वैली में जो इंडस्ट्री लगी उसके पीछे समूह अर्थव्यवस्था जिम्मेदार है। ओके, ये मैं हर वीडियो के अंदर भी बताता हूँ। जो भी बच्चा स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाहता है तो हमारा एक ऐप है, एप्लीकेशन एन के ज्योग्राफी पॉइंट। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ हमारा ज्योग्राफी का एक बैच चल रहा है स्कूल व्याख्याता को लेकर के। मेरी उम्मीद है 2024 तक आ जाएगा, और 24 नहीं तो 25 में ये 100% आएगी। और हमारा टारगेट है मैक्सिमम 500 तक हम बच्चों को सिलेक्शन देंगे यदि बच्चे हमसे जुड़ते हैं। और जो भी आइडिया या जिस भी तरीके का हम टीचिंग वहाँ शेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो हमारा प्रयास है कि आपको मंजिल तक पहुंचाएं। तो आप जरूर इनसे कनेक्ट हो जाइए। किसी भी तरीके की ज्योग्राफी की आपकी क्वेरीज है तो आप हमारे नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। ये हमारे नंबर है 8619546073 इस पर। नेक्स्ट चलें। हाँ, अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखे। अल्फ्रेड वेबर, ये वेबर दोबारा आ गए क्योंकि ये वेबर बार बार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और ये तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हम इसको एकदम क्लियर नहीं कर लेते। अल्फ्रेड वेबर ने, प्रश्न देखिए, अल्फ्रेड वेबर ने अपनी अवस्थिति त्रिकोण, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका अवस्थिति त्रिकोण।
अल्फ्रेड वेबर ने अपने अविस्तृत त्रिकोण की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस एक शर्त को लगाया है? ये लोकेशन ट्राइंगल कहाँ बनता है, किस कंडीशंस में बनता है, ये पूछ रहा है। तो चार कंडीशंस दी है, R1 और R2। देखो ये R1 और R2 कच्चा माल है, वो यानी मैंने आपको बताया था कि ये लोकेशन ट्राइंगल उसी समय वो यूज करता है जब कच्चा माल एक से अधिक, किसी एक इंडस्ट्री के लिए एक से ज्यादा कच्चा माल है, और फिर कच्चा माल किस प्रकृति का है उसके आधार पे लोकेशन ट्राइंगल बनता है। तो R1 और R2 मतलब दोनों कच्चा माल सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं, क्या उस समय बनेगा लोकेशन ट्राइंगल? या R1 नियत हो परंतु R2 प्रत्येक जगह पाया जाए। नियत का मतलब वो एक ही स्थान पर मिलता है और R2 सब जगह मिलता है। R1 और R2 दोनों ही नियत है और शुद्ध है। बड़ी गहरा प्रश्न है ये। R1 और R2 दोनों ही नियत है और घटता हुआ ग्रॉस है, मतलब भारांश प्रवृत्ति का है, जहां R1 और R2 दोनों कच्चे माल है। यानी यहाँ इस पूरे मैटर के अंदर R1 और R2 कच्चे माल है। अब ये चार आपके सामने विकल्प है, इन चारों विकल्पों में से वेबर ने लोकेशन ट्राइंगल किसके लिए यूज किया था? जिसने इसको ढंग से पढ़ा है वो बच्चा आराम से बता सकता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, R1 और R2 दोनों नियत है और ग्रॉस है। देखो लोकेशन ट्राइंगल उसी समय बनेगा जब दो कच्चे माल है, दो या दो से अधिक कच्चे माल है। यदि दो कच्चे माल है तो दोनों ही कच्चे माल भारांश प्रवृत्ति के हैं। भारांश प्रवृत्ति, ये जो घटता ग्रॉस लिखा, भारांश का मतलब वो कच्चे माल ऐसे हैं जो परिष्कृत करने पर उनमें से अशुद्धि दूर होती, वो भारांश प्रवृत्ति के हैं। और नियत है, नियत का मतलब उनका स्थान फिक्स है, वो सब जगह नहीं मिलते हैं। देखो ये कच्चे पदार्थ की विशेषता है, जो पदार्थ सार्वभौम रूप से मिलेगा, सार्वभौम मिलेगा, इसका मतलब वो दुनिया में सब जगह, वो कभी इंडस्ट्री को प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे एयर ये सब जगह मिलती है इसलिए ये प्रभावित नहीं कर सकती, मिट्टी सब जगह मिलती है इसलिए ये प्रभावित नहीं कर सकती। इसके अलावा एक नियत होना, नियत होने का मतलब है किसी एक स्थान पर फिक्स है, वो प्रभावित करेगा। जैसे लो एस्क है, कुछ पर्टिकुलर जगहों पर है, जहां लो एस्क नहीं है तो वहां पर वो प्रभावित करने वाला कारक बन जाएगा। यदि कच्चा माल तुम्हारा शुद्ध है जैसे कपास, ये प्रभावित नहीं करेगा। इसकी इंडस्ट्री चाहे तुम कच्चे माल वाले क्षेत्र में लगाओ या बाजार वाले क्षेत्र में लगाओ, क्योंकि बाहर तो उतना ही ढोना पड़ेगा आपको। यदि आप परिष्कृत माल को बाजार तक ले जाते हैं तो भी खर्चा आ जाएगा, और कच्चे माल को बाजार तक ले जाते हैं तो भी खर्चा आएगा, और वो दोनों खर्चा बराबर आएगा। तो शुद्ध माल वाली कंडीशन में भी ट्राइंगल नहीं बनता है। तो ट्राइंगल केवल एक ही कंडीशन बनेगा जब दोनों माल नियत हो, फिक्स जगह हो और ग्रॉस वाले हो, दोनों ही माल घटते हुए हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक तरफ अर्थव्यवस्था का क्षेत्र दिया, दूसरी तरफ गतिविधियां दी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो आपने प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी, तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थ अर्थव्यवस्था या एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये जो अनुसंधान और प्रयास है, अब आप अपना देख लीजिए, चार है, एक अनुसंधान प्रयास है, एक रेलवे सेवा है, एक पर्ल कल्चर है। पर्ल कल्चर का मतलब मत्स्य है, किसी बच्चे को पता नहीं बता देता हूँ, और सूत कताई है। अब मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। अनुसंधान और प्रयास यानी रिसर्च, ये आता है आपका चतुर्थ के अंदर। देखो जब भी हम चतुर्थ व्यवसाय की बात करते हैं तो यहाँ सूचना और अनुसंधान आधारित सेवाओं को लिया जाता है। शोध और अनुसंधान आधारित सेवाएं होती है वो चतुर्थ के अंदर आती है, और तकनीकी आधारित सेवाएं होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, वो चतुर्थ के अंतर्गत आते हैं। रेल सेवाएं, रेल ट्रांसपोर्टेशन एयर ट्रांसपोर्टेशन तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। और पर्ल कल्चर मत्स्य, ये प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। और सूत कताई ये एक प्रकार का इंडस्ट्रियल वर्क है, यानी औद्योगिक कार्य, ये द्वितीयक में आता है। विद्यार्थियों आपको पता होगा प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंदर कृषि आता है और पशुपालन आता है। ये आप सबको पता होना चाहिए कौन कौन प्राथमिक आर्थिक क्रिया में है। इसके अलावा शिकार प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, संग्रहण प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, खनन प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, और मत्स्यन मछली पकड़ना ये प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। ओके। इसके अलावा द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंदर आता है विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब उद्योग धंधे कह सकते हैं। इसके अलावा एक निर्माण कार्य भी इसमें आता है, जैसे मकान बनाना, ये सड़क बनाना, नहर बनाना।
और एक जो भोजन प्रसंस्करण की क्रियाएं आती है, प्रसंस्करण की क्रिया आती है, जैसे भोजन को सुखाना, गर्म करना, वो द्वितीयक में आती है। जब हम तृतीयक आर्थिक क्रिया की बात करते हैं, तो तृतीयक आर्थिक क्रिया के अंदर परिवहन आता है, संचार आता है, व्यापार आता है, बीमा, बैंकिंग आती है, कुछ सेवाएं भी आती है, और चतुर्थ के अंदर अनुसंधान और शोध आधारित कार्य आते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन, थोड़ा उधर ले लेता हूं। हाँ, ये प्रश्न काफी अच्छा है। और इनके कई इर्द गिर्द प्रश्न भी आपको मिलेंगे, और ये आपके स्कूल लेक्चरर के सिलेबस का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक या कृति में मैकिन्डर ने 1919 में अपने सिद्धांत, ये पाइवोट है, पीवियोट एरिया यानी ध्रुवीय क्षेत्र का हार्टलैंड के रूप में पुनः नामकरण किया? कौन सी किताब में उन्होंने हार्टलैंड एरिया नाम दिया था? वर्ल्ड वार एंड ज्योग्राफी में, द डेमोक्रेटिक आइडियाज, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड आइडियाज है, डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी में, द राउंड वर्ल्ड एंड द विंगिंग ऑफ पीस के अंदर, या फॉरेन अफेयर्स के अंदर? इन चार पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक में उन्होंने हार्टलैंड शब्द दिया था? तो पहले तो आप इसका आंसर बता दें, फिर मैं आगे इस प्रश्न का एनालिसिस करता हूं। इसने दिया था डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी के अंदर। देखो विद्यार्थियों, जब आप मैकिन्डर की थ्योरी पढ़ोगे, ये जब मैकिन्डर की बात आती है, तो यहाँ एक सिंपल सी बात यह है कि मैकिन्डर ने जो थ्योरी दी थी वो हार्टलैंड की थ्योरी। एक प्रश्न तो ये बनता है कि हार्टलैंड थ्योरी किसकी? मैकिन्डर की। मैकिन्डर ने दो शब्द यूज किए थे, एक ध्रुवीय क्षेत्र और एक हार्टलैंड। ये जो थ्योरी है, ये सबसे पहले मैकिन्डर ने 1904 के अंदर अपना आइडिया दिया था, उसमें हार्टलैंड शब्द नहीं था। 1904 में उसने एक रिसर्च पेपर लिखा था, किताब नहीं लिखी थी, रिसर्च पेपर लिखा था। ये द डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी, ये पुस्तक है, और ये पुस्तक 1919 में लिखी। ये तो इस प्रश्न के अंदर क्लियर हो रहा है। इसी पुस्तक के अंदर उसने हार्टलैंड शब्द दिया था। इससे पहले उन्होंने 1904 के अंदर एक रिसर्च पेपर लिखा था, ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री। ये एक ऐसा रिसर्च पेपर था, ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री। ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री के अंदर उन्होंने पहली बार पीरियड एरिया शब्द यूज किया था, ध्रुवीय क्षेत्र या पीरियड एरिया। तो 1904 के अंदर उन्होंने जो रिसर्च पेपर लिखा था, ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ये भी मैकिन्डर का है, और ये 1904 में है। इसके अंदर उन्होंने पीरियड एरिया शब्द यूज किया था। फिर 1919 के अंदर द डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी पुस्तक लिखी, और इसमें उन्होंने पीरियड एरिया के स्थान पे हार्टलैंड शब्द यूज किया था। और द राउंड वर्ल्ड एंड विंगिंग पीस, ये भी इसी का है। ये 1943 के अंदर एक रिसर्च पेपर के रूप में आया था, ये भी इसी का ही है, 1943। ये एक शोध प्रपत्र है, शोध पेपर है। चलो ठीक है। उसके बाद, राज्य निर्माण का जैव सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का प्रश्न है। राज्य निर्माण का जैव सिद्धांत, ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट्स, रेडजेल की है, मैकिन्डर की है, आइसाबोमेन की है, या होसोपर की है? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, ये तो रेडजेल की है। रेडजेल पॉलिटिकल ज्योग्राफी का अच्छा ज्योग्राफर रहा। और आपको पता है, ओरिजिन ऑफ स्टेट, ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट, ये भी रेडजेल की है। और रेडजेल ने जैविक राज्य की संकल्पना भी की थी, जैविक राज्य, ये भी आपका बन सकता है। ऑर्गेनिक स्टेट की बात किसने की थी? रेडजेल ने की थी, और इसी ने वो लैम्बेज्रम की अवधारणा दी थी, लैम्बेज्रम। ये ऑर्गेनिक स्टेट के लिए ही उसने लैम्बेज्रम शब्द यूज किया था, कि एक जीव के समान विकसित होने वाला क्षेत्र। तो लैम्बेज्रम, जैविक राज्य और जैव सिद्धांत तीनों किसके रिलेटेड है? रेडजेल के। और रेडजेल ने 1897 में एक पुस्तक लिखी थी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसके अंदर उन्होंने ये सारी बातें बताई थी। और रेडजेल की एक प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी भी है, एंथ्रोपोजियोग्राफी।
एंथ्रोपोजियोग्राफी है, जो 2 खंडों में लिखी गई थी, एक 1882 के अंदर और एक 1891 के अंदर लिखी गई थी। 2 खंड थे एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट चले अगला क्वेश्चन। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। हाँ, पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ पीस निम्नलिखित में से किसके द्वारा रची गई? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ज्योग्राफी ऑफ पीस, इटमान, स्पाइकमैन, हाउसहोफर, रेडजेल। तो इस प्रश्न का उत्तर है स्पाइकमैन। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब मैकेंडर ने अपना हार्टलैंड थ्योरी दिया था, तो उसके अगेंस्ट स्पाइकमैन का थ्योरी आया था 1944 में। उसकी मृत्यु के बाद ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1944। देखो कुछ बुकों में 1942 भी लिखा हुआ आता है। तो द ज्योग्राफी ऑफ पीस ये रचना किसकी है? स्पाइकमैन की है। इसी रचना में स्पाइकमैन ने कौन सी थ्योरी दी थी विद्यार्थियों? रिमलैंड सिद्धांत दिया था। रिमलैंड सिद्धांत, ये सिद्धांत भूराजनीति के सिद्धांत है। मतलब सिंपल शब्दों में, जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को सब पता है, नए बच्चे उनको बता दूं। ये विद्वान है, इन्होंने बताया था कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सामरिक दृष्टि से मजबूत रहेगा दुनिया का। तो जब तुम मैकेंडर से पूछोगे तो वो कहेगा कि स्थल भाग से घिरा हुआ एरिया है वो मजबूत रहेगा, और उसने पूर्वी यूरोप के या यूक्रेन और इसके आसपास का एरिया था, उसको उसने हार्टलैंड नाम दिया था, आपको पता हो। जो समुद्री क्षेत्र से अभेद्य है, यानी समुद्री क्षेत्र से दूर है, वो मजबूत होगा, वो कहा था उसने, मैकेंडर ने। और मैकेंडर ने उस हार्टलैंड एरिया के बाहर का जो क्षेत्र था उसके लिए आंतरिक अर्धचंद्र शब्द यूज किया था, या आंतरिक विश्वद्वीप की, आंतरिक द्वीप की बात की थी। और उस आंतरिक द्वीप के बाहर, आंतरिक अर्धचंद्र के बाहर था, उसको बाह्य अर्धचंद्र की बात की थी, जिसमें अफ्रीका भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका वगैरह आता है। ब्रिटेन और जापान को भी उन्होंने बाहरी अर्धचंद्र में शामिल किया था। उसके अगेंस्ट इसने, स्पाइकमैन ने जो थ्योरी दी थी अमेरिका के पर्सपेक्टिव से, वो दी थी कि जो तटीय देश है वो ज्यादा मजबूत होंगे सामरिक दृष्टि से, न कि मध्य के क्षेत्र। तो तटीय क्षेत्रों की मजबूती अर्थात समुद्र के लगे हुए क्षेत्रों की मजबूती के लिए उन्होंने रिमलैंड थ्योरी दी थी। और विशेष करके जो मैकेंडर का आंतरिक अर्धचंद्र है उसी को उसने रिमलैंड के रूप में इंगित किया था, वो दुनिया का मजबूत एरिया बताया था। चलो नेक्स्ट आ जाता है। अपने आकार के अनुसार चिल्ली निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में है, हालांकि ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है। स्टेट के कुछ प्रकार बताए गए भौगोलिक आधार पे। तो चिल्ली किसके अंदर आता है? सहत दीर्घित में आता है, दीर्घित में आता है, खंडित दीर्घित में आता है, या खंडित में आता है? तो चिल्ली आएगा खंडित दीर्घित इसके अंदर। दीर्घित का मतलब यदि कोई लंबा देश है ना, वो दीर्घित में आता है। जैसे चिल्ली दीर्घित में आ जाएगा, इसी तरीके से आपका जो इटली है वो भी दीर्घित के अंतर्गत आता है। लेकिन खंडित साथ में आया। खंडित का मतलब उसके अंदर कुछ द्वीपीय टुकड़े, जब जैसे चिल्ली के तुम दक्षिण में जाओगे ना, तो वहां वो खंडित मिलता है। जैसे जापान खंडित की श्रेणी में आता है, लेकिन जापान दीर्घित नहीं आएगा, वो दीर्घित नहीं है। तो चिल्ली दीर्घित और खंडित है। निम्नलिखित में से किसकी कृतियों में राजनीतिक भूगोल का विदेश नीति के साथ संबंध प्रतिष्ठित किया गया है? ये थोड़ा सा डीप प्रश्न, यानी ऐसा कौन सा विद्वान है जिसका राजनीतिक भूगोल और विदेश नीति के साथ संबंध है? हिटलर है, या रेडजेल है, मैकेंडर है, या हॉसोपर है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये हॉसोपर के लिए सटीक बैठता है। हॉसोपर ने अपनी कृतियों में राजनीतिक भूगोल और विदेश नीति के साथ कनेक्शन स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। हाँ, भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये तो आप सबको जानते ही हैं, 20, 21, 23, 22 में से 22। ये वही भाषाओं की बात की जा रही है जो 8वीं अनुसूची के अंदर दर्ज है। उसके बाद में धार्मिक समुदाय और जनसंख्या की हिस्सेदारी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और नॉर्मली हमें इन पर है वो थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। देखो, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन, आगे परसेंटेज दिया हुआ है किसका, कितना परसेंटेज है। इस प्रश्न का आप उत्तर लिखें। नॉर्मली ईसाई है वो 2.3 परसेंटेज है, यानी
यहाँ 2.3% लिख लें। ईसाई 2.3% है, यानी हिंदू और मुस्लिम, उसके बाद में अपने ईसाइयों का परसेंटेज लगता है। और उसके बाद में आता है सिखों का, सिख है 1.7, और उसके बाद में आता है बौद्धों का, बौद्ध है 0.7, और फिर आता है जैन का, जैन है 0.4। और यदि हम हिंदू की बात करें तो हिंदू का जो परसेंटेज है वो लगभग 79.8% के पास है। और जो मुस्लिम प्रतिशत है वो है तुम्हारा 14.2%। ये परसेंटेज है जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। और यदि हम थोड़ा जनसंख्या की बात कर लें कि किसकी कितनी जनसंख्या है, तो हिंदुओं की जनसंख्या है 96.63 करोड़। थोड़ा जनसंख्या भी साथ में लिख ले, 96.63 करोड़। हिंदू परसेंटेज कितने हैं, 79%। जनसंख्या कितनी है, 96.63 करोड़। मुस्लिम कितने हैं, 14.2%। और मुस्लिमों की जो जनसंख्या है वो है 17.22 करोड़, 17.22 करोड़। ठीक है, जनसंख्या का तो इन दोनों का ही पूछा जाएगा। बाकी जैसे ईसाइयों की जो जनसंख्या है तो उसका भी आप नोट कर सकते हैं, 2.78 करोड़ जनसंख्या है, 2.78 करोड़, ये भी नोट कर लें। और इसके अलावा यदि अपन सिखों की बात करें तो सिखों की जनसंख्या है 2.08 करोड़, 2.08 करोड़। ठीक है, और बौद्धों की जो जनसंख्या है वो है 0.84 करोड़, और जैन है 0.45 करोड़, 0.45 करोड़ जैन है और 0.84 करोड़ है वो बौद्ध है। ओके, ये आपका प्रश्न क्लियर, अच्छा प्रश्न था, सामान्य नॉलेज। आपको किसी भी तरीके की ज्योग्राफी से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप ये जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं अपने, उस पर आप 8619546073 पर, और ये हमारी सभी सोशल साइट्स हैं। एप्लीकेशन का नाम है एन के ज्योग्राफी पॉइंट, यूट्यूब जो अभी आप देख पा रहे हैं एन के ज्योग्राफी पॉइंट, टेलीग्राम चैनल भी है एन के ज्योग्राफी पॉइंट। और इसके अलावा ये हमारे कोर्सेज है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू का बैच भी अभी चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाए। हाँ, अगला प्रश्न, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये तो केवल ज्योग्राफी की जरूरत ही नहीं, ये हर एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो नॉर्मली आप जानते हैं, रेड डाटा बुक में। आपको पता है एक इंटरनेशनल नेचुरल कंजर्वेशन संस्था बनी हुई है, IUCN, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये UN अधीन संस्था है, और इस संस्था का मुख्यालय आपको विद्यार्थियों याद रखना है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है ग्लैंड, कहाँ आया है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, वहां इसका मुख्यालय है। और ये संस्था समय समय पर दुनिया के अंदर विलुप्त हो रहे, वैसे ये अलग अलग कैटेगरी में जीव प्रजातियों को रखती है। आपने कभी कभार सुना होगा दुर्लभ, दुर्लभ प्रजाति, सुलभ प्रजाति, संकटापन प्रजाति, ऐसी आपने नाम सुने होंगे। उनमें से एक है संकटापन प्रजाति या विलुप्त होने वाली प्रजाति, उसको उन्होंने सूचीबद्ध किया है, वो रेड डाटा बुक कहलाती है। और ये 1988 के अंदर उन्होंने इसको शुरू किया था जीवों के संदर्भ में, 1988, जीवों के संदर्भ, जीवों मतलब जंतुओं के संदर्भ में। इसके अलावा उन्होंने 1978 में पौधों के संदर्भ में भी सूचीबद्धता शुरू कर दी। अच्छा प्रश्न है ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की सबसे इंपॉर्टेंट रणनीति कौन सी है? जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य। अब आपको लगेगा ये सारे तो एक जैसे हैं, आप पहले उत्तर दीजिए।
इसका आपका आंसर है जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र। देखो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन उसी समय होगा जब मानवीय हस्तक्षेप बहुत न्यून हो जाएगा। अब इनमें से मानवीय हस्तक्षेप न्यून किसमें है? राष्ट्रीय पार्क, वानस्पतिक उद्यान और जंगली जंतु, इनके अंदर मानवीय हस्तक्षेप है। लेकिन जो जैवमंडल रिजर्व एरिया है वहां नॉर्म्स बहुत टाइट होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं इस प्रश्न के संदर्भ में जैवमंडल रिजर्व एरिया सबसे उपयुक्त बैठता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? ये तो आप सिंपली जानते हैं, गाय, मोर, बाघ और हरे पौधे, इनमें से प्रोडक्टर कौन सा होगा? तो प्रोडक्टर होंगे हरे पौधे। देखो, थोड़ा इस पर मैं बात कर लेता हूँ। एक होता है पारिस्थितिकी की, जब बात करते हैं तो एक होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता। इनके प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। उत्पादक वे होते हैं जो स्वयं सौरिक ऊष्मा से अपना भोजन बनाते हैं, वही प्रोडक्टर कहलाएंगे। और प्रोडक्टर की कड़ी के अंदर हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे आते हैं। कभी कभार तुम्हें भ्रमित करने के लिए नीले हरे शैवाल शब्द भी यूज करते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी नीले हरे शैवाल भी प्रोडक्टर है, केवल हरे शैवाल है वो भी प्रोडक्टर है। इसके अलावा वायु भक्षी जो बैक्टीरिया है, वायु भक्षी बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो भी आपके प्रोडक्टर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अमूमन प्रश्न आता है इन हरे पौधों के संदर्भ में। अब उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं न बना करके उत्पाद पर या अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता की विद्यार्थियों 3 श्रेणी बनाई हुई है। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर वे जीव आएंगे जो उत्पाद से अपना भोजन बनाते हैं, केवल और केवल उत्पाद से अपना भोजन बनाएंगे। यानी जिनका भोजन है वो हरा पौधा या नीले हरे शैवाल ये होते हैं। ये प्योर शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे हिरण हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, वो इसके अंतर्गत आए। द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं से ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना, केवल प्राथमिक उपभोक्ताओं से लेंगे, वो उत्पाद पर आश्रित नहीं होंगे। तो इसमें प्योर मांसाहारी जीव आते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता विद्यार्थियों वे होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और हरे पौधे इन सब से प्राप्त करते हैं। उनको हम कहते हैं सर्वाहारी। तो सर्वाहारी के अंदर जैसे मानव आ गया, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, ये सर्वाहारी में। द्वितीयक उपभोक्ता में चरम मांसाहारी आते हैं, जैसे बाघ है, चीता है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी में एक और घटक होता है जिसको अपघटक कहते हैं हम। अपघटक, अपघटक के अंदर वे बैक्टीरिया यानी वे जीवाणु आते हैं जो पौधों के और जीव जंतुओं के मरे हुए अंश को खाते हैं, वो अपघटक में आते हैं। ओके, ये आपका प्रश्न क्लियर हो गया, अच्छा प्रश्न था ये। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चले। मरुस्थल ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। देखो, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है और उसके बाद ये कोजेज है। मरुस्थल ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। नेक्स्ट, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। अब ये चीजें स्टेटमेंट के रूप में पढ़ी है तो ही आपको पता होगा, और ये किसी रिसर्च के स्टेटमेंट है, ये किसी शोध के कथन बने हैं। तो देखो, इसमें क्या सही होगा? ये 4 आपके सामने दिए, क्या दोनों सही है? आर ए की सही व्याख्या है? क्या आर ए सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है? आर सही है, ए गलत है? इस तरीके से आपके 4 विकल्प दिए हुए। अब आप ये स्टेटमेंट आपको पता हो तो ही आप कर पाओगे इसमें ए सही है। यानी स्टेटमेंट दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। आपको अब से ध्यान रखना है कि मरुस्थल ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत है, बिल्कुल है। नंबर 2, ये स्टेटमेंट भी सही है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों के अंदर सूर्य से प्राप्त कर लेता है। अब इतनी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करता है तो वो प्रभावकारी हो गया, इसका मतलब कारण सही हो गया। तो कथन और कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। आपने जब राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की परियोजना पढ़ी होगी
जिसमें दो परियोजना, एक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है और एक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा है। तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करता है। ये सड़क मार्ग आपस में मिलेंगे कहाँ? कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में या वाराणसी में। ये आपके मिलते हैं झांसी के अंदर। अब बात कर ले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा है क्या। उत्तर दक्षिण गलियारा वे हाईवेज है जो कश्मीर से, कश्मीर मतलब श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले जो हाईवेज है वो उत्तर दक्षिण गलियारे में आते हैं। और पूर्व पश्चिम गलियारा है विद्यार्थियों, वो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जोड़ने वाले हाईवेज आते हैं। और इन हाईवेज की आपस में, जैसे ये पूर्व पश्चिम गलियारा है और ये उत्तर दक्षिण गलियारा है, तो इसकी आपस के अंदर कनेक्टिविटी जुड़ती है, वो जुड़ती है झांसी के अंदर। ओके, यही प्रश्न है बस। और एक जो स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की थी, तो वो मैंने एक किसी चैप्टर के अंदर बताया था। देश के 4 बड़े नगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले हाईवेज के विकास की जो परियोजना, वो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आल्पाइन पर्वत निर्माण घटित हुआ था। आल्पाइन पर्वत की बात कर रहा है, किस युग में घटित हुआ था? ज्योग्राफी के स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते हैं। कैम्ब्रियन युग में, पूर्व कैम्ब्रियन युग में, पर्मियन युग में या तृतीयक टर्शियरी युग में? तो इस प्रश्न का आपका उत्तर है टर्शियरी युग में। सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर है टर्शियरी युग के अंदर। आप कहोगे ये सर क्या है? देखो, आज तक पर्वत निर्माण की 4 घटनाएं हुई है। यानी दुनिया के अंदर जितने सारे पर्वत हैं वो 4 भिन्न भिन्न युगों के अंदर बने। एक पूर्व कैम्ब्रियन या प्री कैम्ब्रियन पर्वत निर्माणकारी घटना, उसके बाद में आई कैलिडोनियन पर्वत निर्माणकारी घटना, और उसके बाद में आई थी आर्सीनियन पर्वत निर्माणकारी घटना, आर्सीनियन या चर्नियन पर्वत निर्माणकारी घटना, और उसके बाद में लास्ट आई अल्पाइन पर्वत निर्माणकारी घटना। मैंने एक सेशन के अंदर इसको पूरा समझाया था, पर्वत निर्माणकारी घटनाओं को, और उसमें मैंने सारा बताया था किस टाइम पीरियड के अंदर ये घटनाएं हुई और उसमें कौन से पर्वत बने थे। अब ये पूछ रहा है अल्पाइन पर्वत का, तो ये लास्ट वाली पर्वत निर्माणकारी घटना है जो टर्शियरी काल के अंदर हुई थी। टर्शियरी काल या तृतीय कल्प हम जिसको कह सकते हैं, ये 5 करोड़ से बहुत नीचे का समय है। आज से 5 करोड़ या 4 करोड़ वर्ष पुराना समय। और इसके अंदर दुनिया के नवीन मोरदार पर्वत बने, जिनमें एशिया के अंदर बना हिमालय, यूरोप के अंदर आल्पस बना, अफ्रीका के अंदर एटलस बना, उत्तरी अमेरिका में रॉकी बना और दक्षिण अमेरिका में एंडीज बना। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना। ओके, फिर नेक्स्ट की तरफ जाएं। अगला प्रश्न, मृदा कटक या एस्कर, ये एक इस्तेलाह करती है, ये किससे बनती है? प्रवाही जल से, या फिर भूमिगत जल से, या हिमनदीय अपरदन से, या हिमानी जलोढ़ प्रक्रिया से? एस्कर का पूछा है। ये आपने वो जो सभी इस्तेलाह करती पढ़ी है ढंग से, तो ही आपको पता चलेगा। तो ये इस्तेलाह करती बनती है हिमानी जलोढ़ स्थल रूप। यानी जब बर्फ पिघलती है और उसके आगे जल निकलता है, वहां ये एस्कर की इस्तेलाह करतियां बनती है। आपने एस्कर, हिमानी धोत के मैदान, कैम, कैटिल ऐसे सब पढ़े होंगे, हम्मक वगैरह, वो सब इनसे रिलेटेड है। तो ये जो है ना, इनका कभी कभार हम भूल जाते हैं कि यार ये हिमनद का है या फिर हिमानी जलोढ़ का है। तो इन दोनों का थोड़ा फर्क महसूस कर ले कि कौन है वो केवल बर्फ से बनती है और कौन है वो हिमानी जलोढ़ से बनती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, आधार तल के बिना समतलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बिना आधार तलन के, बहुत ही ये वो जो इरोजन साइकिल है वहां से ये प्रश्न उठाया है। आधार तल के बिना समतलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिमनदीय अपरदन से, नदीय अपरदन से, शुष्क अपरदन से, काष्ठ अपरदन से? कौन से अपरदन साइकिल के अंदर बेस लेवल का कंसेप्ट आता ही नहीं है? तो बेस लेवल का कंसेप्ट होता है वो शुष्क अपरदन चक्र में नहीं आता है। अब आपको बेस लेवल है क्या? पॉवेल नाम का विद्वान हुआ था, उसने जब नदी अपरदन चक्र के संदर्भ में बात की थी, तो उसने कहा था कि नदी अपने आधार को यानी नीचे वाले भाग को काटती है, एक लेवल होता है उसके बाद वो काटना बंद कर देगी, उस लेवल को कहा जाता है आधार तल। और आधार तल तक यदि कोई नदी पहुंच गई है तो उसके बाद उसका जो ऊर्ध्वाधर अपरदन होता है वो रुक जाएगा।
ऐसा दुनिया में नदी के साथ भी होता है, हिमनदी के साथ भी होता है, काष्ठ जल के साथ भी होता है, लेकिन हवा के साथ ऐसा नहीं होता है। हवा का कोई बेस लेवल नहीं होता कि इस बेस के नीचे है वो हवा नहीं काटेगी। ये प्रश्न इस तरीके का है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, सियाल सीमा तथा निफ्फे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया? वॉन्डर ग्रेंट ने, डेली ने, होम्स ने या एडवर्ड स्वेस ने? इसका आपका आंसर है एडवर्ड स्वेस। विद्यार्थियों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब आप पढ़ते हैं, पृथ्वी की जब आप आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो आंतरिक संरचना के क्लासिफिकेशन में एडवर्ड स्वेस का नाम काफी वरीयता से लिया जाता है। स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा और निफे। याद रखना, ये जो वर्गीकरण है ये रासायनिक संरचना के आधार पर हुआ है। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न बनता है, इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है रासायनिक संरचना। सियाल ये सबसे ऊपरी परत है, ये बनी हुई है सिलिका और एल्यूमिनियम की। सियाल के नीचे पाई जाती है सीमा, जो बनी हुई है सिलिका और मैग्नीशियम की। और सबसे नीचे है निफे, जो बना हुआ है निकिल और फेरस का। मतलब निकिल और लोहा सबसे नीचे है, सिलिका और मैग्नीशियम मध्यवर्ती भाग में है, सिलिका और एल्यूमिनियम ऊपर है। इसका घनत्व कम है, ये कम घनत्व वाली है। आप यूं समझ ले कि इनका घनत्व 2.7 के आसपास है। सीमा का घनत्व 3 से 5 के बीच में है और निफ्फे का घनत्व तो 11 से लेकर के 13 के बीच में पाया जाता है। ओके, फिर हम नेक्स्ट पर चलें। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है आज का। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अर्थात जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आयु कितनी है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं। 4.5 अरब, 180 करोड़, 225 करोड़, 195 करोड़। तो ये एनसीईआरटी का शानदार प्रश्न है। 4.5 अरब वर्ष पहले, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति है वो 4.5 अरब वर्ष पहले हुई। और यदि इस संदर्भ में पूछ ले, ये आयु का मतलब उत्पत्ति ही पूछी है, यूं समझो। यदि यूं पूछ ले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो एनसीईआरटी के मुताबिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। तो ब्रह्मांड की आयु है वो 13.7 अरब वर्ष है। यदि तारे की आयु पूछी जाती, जैसे सूर्य की आयु है, तो सूर्य है वो 5 अरब वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था। तो ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो आज के सेशन में बस हम इतने ही प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।